ये स्टोरी है एक लेजी प्रिंस की जो अपनी 15 साल की उम्र तक केवल सोता हुआ आ रहा है, लेकिन अचानक से उसे अजीब से सपने आने चालू हो जाते हैं। सपनों के अंदर वो पाता है कि एक बूढ़ा स्वॉर्ड्समैन अपनी स्वॉर्ड को विल्ड कर रहा है। उसी तरीके के सपनों की वजह से हमारा प्रिंस धीमे धीमे स्ट्रॉन्ग बनना चालू हो जाता है। अपनी फैमिली की रेपुटेशन जो उसकी वजह से गिर गई थी वो उसे वापस से राइज करता है और किस तरीके से सारी मुश्किलों को पार करते हुए अपनी एकेडमी से ग्रेजुएशन लेने के बाद बनता है वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन। तो हाँ, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और चालू करते हैं। सीन की स्टार्टिंग एक अनजान से आदमी के ऊपर से होती है जिसे अभी के लिए हम लोग नरेटर बोलेंगे। वो बंदा बोलता है कि एक दिन हमारे विलेज के अंदर एक अनजान से आदमी की एंट्री हुई जिसका पहला इंप्रेशन मेरे ऊपर कुछ ज्यादा खास नहीं था, लेकिन उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा बुरी चीजों से गुजरा है। पर्सनली मैं चाहता नहीं था कि इस बंदे को हमारे विलेज के अंदर एंट्री दी जाए, लेकिन हमारे विलेज चीफ ओल्ड मैन का दिल इतना ज्यादा बड़ा था कि उन्होंने उस बंदे को हमारे विलेज के अंदर एंट्री दे दी। लेकिन अगर जो मुझसे पूछा जाए तो मुझे इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नरेटर बोलता है इसी तरीके से वहाँ पर कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो बंदा इतना ज्यादा शांत होता है कि किसी को पता ही ना चले कि वो बंदा एग्जिस्ट भी करता है। कुछ विलेजर उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन एज यूजुअल मुझे इस चीज से जरा से भी फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरीके से एक हफ्ता और बीत जाता है उस बंदे को विलेज में आए हुए, और अब जाकर मुझे पता चलता है कि आखिरकार वो कर क्या रहा है। कुछ बच्चों ने कोइंसिडेंटली उसे देख लिया था और उन्होंने आकर मुझे बताया कि वो बंदा अपने घर के अंदर अपनी स्वॉर्ड को बिल्ड कर रहा है, मतलब कि अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर रहा है और ट्रेनिंग कर रहा है। लेकिन अभी भी मेरा इस चीज के अंदर और उस बंदे के अंदर जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। और इसी तरीके से एक महीना और बीत जाता है। मैंने उस बंदे को अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन लोगों ने मुझे बताया है कि वो बंदा अपने घर के यार्ड के अंदर अपनी स्वॉर्ड को बिल्ड कर रहा है। देखते ही देखते एक महीना और बीत जाता है और अब लोगों ने उसके बारे में गॉसिप्स करना बहुत ही ज्यादा चालू कर दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक मर्सनरी है और कुछ लोग कहते हैं कि वो एक नाइट है जो कि अपने रिवेंज के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। अगर जो मैं सच बताऊं तो ये बहुत ही ज्यादा नॉइसी है, लेकिन मैं इस चीज के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। बट वो बंदा 6 महीनों से लगातार बिना एक दिन को मिस किए ट्रेनिंग किए जा रहा है और इस पॉइंट पर आकर ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसके बारे में क्यूरियस ना हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है और कितना फास्ट है कि लोगों ने उसके बारे में इस तरीके से गॉसिप करना चालू कर दिया है। लेकिन हमारा नरेटर जब अपनी आंखों से उस बंदे को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। हमारा नरेटर बोलता है कि जो लोग स्वॉर्ड और स्वॉर्डमैनशिप के बारे में नहीं जानते उनके लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगी, लेकिन मैं जानता हूँ क्योंकि ये बंदा अपनी स्वॉर्ड से ठीक उसी तरीके से एक हॉरिजॉन्टल स्लैश कर रहा है जैसे कि मैं एक फार्मर अपनी फील्ड के अंदर एक फावड़ा चलाता है। मुझे लगता है कि इस बंदे के पास अपने कोई रीजन होंगे इतनी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करने के लिए, या फिर इस बंदे की स्टोरी इतनी ज्यादा पेनफुल होगी कि जिसे सुनकर तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। लेकिन तुम्हारे इस फालतू से एफर्ट से कोई भी चीज बदलने वाली नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा बेवकूफी भरा और पिटफुल है। मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में इस तरीके से सालों बीत जाते हैं और हमारे नरेटर की शादी हो जाती है। हमारा नरेटर बोलता है कि लेमा के साथ शादी करने के बाद मेरा हर एक दिन इतनी ज्यादा खुशी से बीत रहा है कि मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहता। लेकिन पता नहीं क्यों मैं इस चीज को इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से क्यों फील कर पा रहा हूँ कि रिलेशनशिप में ना होना कैसा फील करता है। 5 साल बहुत ही ज्यादा लंबा वक्त होता है। तुम बिना किसी इमोशन और बिना किसी खुशी को फील किए हुए लगातार अपने यार्ड के अंदर खड़े होकर अपनी स्वॉर्ड को स्विंग किए जा रहे हो। आखिरकार कब तक के लिए अपने आपको तुम इस तरीके से टॉर्चर करने का सोच रहे हो? और इसी तरीके से दिन बीतते जाते हैं, दिन के साथ हफ्ते और हफ्तों के साथ महीने, शाम हो या रात हो, सर्दी हो या गर्मी हो, लगातार एक भी दिन को मिस किए हुए अपने यार्ड के अंदर खड़े होकर अपनी ट्रेनिंग करता रहता है। इसी तरीके से टाइम बीतता जाता है और इसी टाइमलाइन के बीच में हमारे नरेटर की एक बेटी होती है जिसका नाम वो लोग लूला रखते हैं। देखते ही देखते 7 साल 10 महीने और 27 दिन बीत जाते हैं, लेकिन हमारा नाइट अभी भी अपने यार्ड के अंदर प्रैक्टिस कर रहा होता है। दिन बदलते हैं और इसी तरीके से सीजन भी बदलते हैं। बारिश का मौसम आ गया था, लेकिन हमारा नाइट बिना किसी एक भी दिन को मिस किए हुए लगातार अपनी ट्रेनिंग के अंदर अपने आप को पूरी तरीके से डिवोट कर दिया होता है। और इसी तरीके से 15 साल बीत जाते हैं और ये सारी चीजें नरेटर अपनी डायरी के अंदर लिख रहा होता है। नरेटर बोलता है कि 15 साल बीत गए हैं लेकिन अभी भी उसकी ट्रेनिंग स्टॉप नहीं हुई है। मुझे लगता है कि मुझे ये बेवकूफ़ी भरा काम करना बंद करना होगा। नरेटर अपनी डायरी लिखने के बारे में बात कर रहा है जो कि वो इस नाइट के ऊपर पिछले 15 साल से लिख रहा है। और यहीं से सीन चेंज होता है और हमें एक बच्चे की आवाज़ सुनाई पड़ती है जो ग्रैंडपा कर कर किसी को उठा रहा होता है। और यहीं पर हमें प्रेजेंट टाइम के नरेटर को दिखाया जाता है जो अभी बुढ़ा हो गया था। नरेटर को उसका पोता ग्रैंडपा कर कर उठाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उस रूम के गेट के पास से एक आवाज़ आती है कि तुम अपने ग्रैंडफादर को परेशान मत करो। ये कोई और नहीं लूला होती है। हमारे नरेटर की बेटी लूला अपने बेटे से बोलती है
जल्दी जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर जा रहे हैं। लोला की ये बात सुनकर उसका बेटा हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। लोला नरेटर से बोलती है, अरे आप उठ गए। नरेटर लोला से पूछता है कि आखिरकार तुम कहाँ पर जा रही हो। लोला बताती है कि मैं विलेज मार्केट जा रही हूँ, क्या आप भी मेरे साथ आना चाहते हैं? जिस पर हमारा नरेटर उसे मना कर देता है। जिसके बाद लोला वहाँ से अपने बेटे को लेकर विलेज मार्केट के लिए निकल जाती है और यहीं पर हमारा नरेटर हवा खाने के लिए अपने घर से बाहर आ जाता है, जहाँ पर स्ट्रीट पर चलते हुए बुढ़े होने की वजह से सब लोग उसको ग्रीट कर रहे होते हैं। नरेटर एक सुनसान से रास्ते पर अकेले चलते हुए अपने मन के अंदर बोलता है कि एक चीज जिसे वक्त कहते हैं उसने इस विलेज को पूरा बदल कर रख दिया, केवल इस जगह को छोड़कर। ये बोलकर नरेटर उसी गेट की तरफ और उसी घर की तरफ देखता है जहाँ पर हमारा नाइट प्रैक्टिस किया करता था। नरेटर बोलता है कि 37 साल बीत गए लेकिन ये जगह अभी भी वैसी की वैसी ही है। ये बोलकर नरेटर जब उस टूटे हुए गेट की जगह से झांक कर अंदर को देखता है तो अंदर का नजारा देखकर वो शॉक हो जाता है। उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं और वो जल्दी से दौड़ते हुए गेट को खोलकर अंदर आ जाता है और अपने सामने का नजारा देखकर वो और भी ज्यादा अचंभे में चला जाता है। हमें दिखाया जाता है हमारे अनजान आदमी को, जिसने अपने हाथों में किसी चीज को होल्ड कर रखा होता है और वो कुछ और नहीं उसकी स्वॉर्ड होती है, जिसे वो जमीन पर लगाकर घुटने के बल वहीं पर बैठा होता है। उसकी स्वॉर्ड जो ब्लैक कलर की थी उस वक्त सिल्वर कलर में चमक रही थी और उसकी बॉडी से एक इमन सिल्वर कलर का ऑरा निकल रहा था। हमारा नरेटर उस अनजान से आदमी को देखकर अपने मन के अंदर बोलता है कि थकने की वजह से उसकी आंखें बाहर आ जा रही हैं, लेकिन उसका हाथ, उसकी ग्रिप अपने स्वॉर्ड को छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। अपने सामने हुए इस सीन को देखकर मैं उसके अलावा और कुछ देख ही नहीं पा रहा था। नरेटर बोलता है कि धीमे धीमे कर उसकी बॉडी से उसका सिल्वर कलर का ऑरा गायब हो गया, जिसके बाद मैंने उसकी बॉडी को जमीन पर लेटा दिया और उसकी आंखों को बंद कर दिया। हाँ, यहाँ पर हमारा अनजान सा बंदा अब मर चुका है। नरेटर बोलता है कि मैं होप करता हूँ कि इसके बाद तुम जहाँ पर भी जाओ वो जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी हो और तुम वहाँ पर अच्छे से जीना। और यहीं से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि किसी की आंखें खुलती हैं। वो घबराहट की वजह से उठ जाता है और वो बोलता है, क्या ये सपना था? और यहीं पर हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है। इस जगह का नाम पैरिया स्टेट था। वहीं पर हमें कुछ नाइट्स की आवाज सुनाई पड़ती है जो लोग बोल रहे होते हैं कि पैरिया स्टेट हिल किंगडम के साउथर्न पार्ट के अंदर लोकेटेड है। ये जगह नॉबल्स के ट्रेनिंग प्लेस के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी है जो इसे और भी ज्यादा फेमस बनाता है, जो है बैरन के स्टूडेंट्स, स्पेशली डिचेस केरिन। वो केवल 11 साल की हैं, लेकिन उन्होंने पहले से ही एक ऑफिशियल टाइटल होल्ड कर रखा है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर 3 नाइट ये जारी गॉसिप कर रहे होते हैं, जिसमें से एक न्यूबी होता है, जिस पे वो न्यूबी नाइट बोलता है कि मुझसे मत बोलना कि ऑफिशियल टाइटल ये डायरेक्टली रॉयल फैमिली से अपॉइंटेड है। जिस पे वो दाढ़ी वाला सीनियर नाइट बोलता है कि मैं तुमसे सच बता रहा हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं है कि सॉर्सरर कितने ज्यादा रेयर होते हैं? जिस पे वो न्यूबी नाइट बोलता है कि हाँ, मुझे इसके बारे में मालूम है कि सॉर्सरर बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, मैजिशियन से भी ज्यादा। इसी तरीके से वो दोनों नाइट बात कर रहे होते हैं और उन दोनों नाइट के बीच में एक और नाइट मुंह बनाकर उनको सुन रहा होता है। उन दोनों नाइट की ये बात सुनकर वो तीसरा नाइट बोलता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इस चीज से ये नहीं बदल जाएगा कि बैरन का पहला बेटा एक ट्रैश है। इस नाइट की ये बात सुनकर उन तीनों के बीच एक सन्नाटा छा जाता है, जिसपे वो सीनियर नाइट उस नाइट के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या बोल रहे हो, वो भी एक रूकी के सामने जो अभी अभी यहाँ पर अपॉइंट हुआ है। जिस पे वो मडी हेयर वाला नाइट बोलता है कि हमें इसे बताना होगा, जो इसे जानना जरूरी है क्योंकि ये यहाँ से नहीं है। इसी तरीके से वो दोनों नाइट वहाँ पर बहस करने लगते हैं और वो न्यूबी नाइट उन दोनों से दूर हटते हुए अपने मन के अंदर बोलता है, वेल मुझे ये पहले से ही पता है और मैं इस चीज़ से एग्री भी करता हूँ। डिचेस केरिन फेमस है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा फेमस है बैरन के पहले बेटे। उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया था और उम्र में छोटे होने के कारण वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को एक रूम के अंदर लॉक कर लिया और उसके अंदर वो सोते रहते थे। इसकी वजह से उनके ऊपर एक निक नेम पड़ गया और लोगों ने उनके बारे में गलत गलत बातें करना चालू कर दी। सीन चेंज होकर हमें उन दोनों नाइट को दिखाया जाता है जो वहाँ पर खड़े होकर बहस कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से आवाज आती है। जिधर से वो आवाज आई थी, जब वो नाइट उधर घूम कर देखता है तो वहाँ पर खड़े हुए इंसान को देखकर उसके मुंह के ऊपर पसीने पसीने हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक औरत और एक बच्ची खड़ी होती है। वो नाइट अपने मन के अंदर बोलता है, ये तो प्रिंसेस कायरिन और ड्यूक की सेकंड वाइफ मिस अमेलिया है। वहाँ पर उन नाइट से बोलती है कि आखिरकार काम के वक्त तुम लोग यहाँ पर क्या गॉसिप कर रहे हो। अब प्रिंसेस केरिन की ये बात सुनकर और लेडी अमेलिया को देखकर वो सारे के सारे नाइट बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और एक साथ में अपने सर को झुकाते हुए माफी मांगने लगते हैं। जिस पे कायरिन कंफ्यूज होते हुए बोलती है कि आखिरकार तुम लोग ये क्या कर रहे हो, आखिरकार तुम लोगों ने यहाँ पर गलत क्या किया है जो तुम लोग मुझसे माफी मांग रहे हो। इस चीज़ पे वो सारे सोल्जर और भी ज़्यादा घबराने लगते हैं और वो बोलते हैं वो कि तभी मिस अमेलिया बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलते हैं कि बस भी करो कि इतना काफ़ी होगा इन लोगों को जानने के लिए कि इन लोगों ने यहाँ पर गलत क्या किया है ना। ये बोलकर मिस अमेलिया उन तीनों की तरफ एक लुक देती हैं, जिसपे वो बोलते हैं कि हाँ ये सही बोल रही हैं। मिस अमेलिया उन तीनों नाइट से बोलती हैं कि वेल मुझे पता नहीं था कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर कौन सी गॉसिप्स कर रहे हो और मुझे ये जानने में ज़रा सा भी इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपने काम को फोकस लगा कर करो। जिसपे वो नाइट झुकते हुए यस में जवाब देते हैं।
ये बोलकर मिस अमेलिया और प्रिंसेस किरण वहाँ से चली जाती हैं। तब जाके उन तीनों नाइट्स के जान के अंदर जान आती है और यहीं से सीन चेंज होकर उसी कासल के एक रूम के अंदर आता है, जहाँ पर एक बच्चा अचानक से उठते हुए अपने मन के अंदर बोलता है, क्या सच में यही लड़का हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपने मन के अंदर बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। वो बोलता है कि यूजुअली इस वक्त पर मैं बहुत ही ज़्यादा सोता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। वो सपना, ये सब उस सपने के आने के बाद से ही चालू हुआ है। बोलता है कि मैं यहाँ तक अपने मुंह के अंदर उस थकावट को फील कर पा रहा हूँ और तो और मेरे मसल्स के अंदर वो थोड़ा थोड़ा दर्द भी मैं फील कर पा रहा हूँ। और इन सब के बाद मेरी बॉडी, ये बोलकर वो अपनी बेड से उतरने लगता है और वो बोलता है कि मेरी बॉडी के अंदर मैं इतनी ज़्यादा एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ कि अगर जो मैं मूव करना चालू करूँ तो मैं बेयरली अपने आप को रोक पाऊंगा, और अगर जो मेरी बॉडी ऐसा चाहती है तो मैं रुकूंगा नहीं। ये बोलकर MC बाहर किसी को आवाज़ देता है और बोलता है, क्या कोई बाहर है। ये बोलने के साथ ही MC का बटलर रूम के अंदर एंटर करते हुए बोलता है कि यस सर, आपको कुछ चाहिए। और इतने सालों से किसी से सही तरीके से बात ना करने की वजह से हमारा MC घबराते हुए बटलर से बोलता है, मुझे कुछ चाहिए, कुछ ऐसा जिसे मैं स्विंग कर पाऊँ, मुझे एक शॉट चाहिए। बटलर MC की शॉट मांगने की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए उसके मुंह को शांति से देखता है, जिसके बाद वो शॉक होते हुए बोलता है कि जी मैं लाता हूँ। और यहीं से सीन चेंज होकर फेरिस हाउसहोल्ड के ट्रेनिंग हॉल पर आता है, जहां पर हमें उसी सीनियर नाइट को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है, जो मैं देख रहा हूं क्या वो सच में सच है। जिसपे वो ब्लॉन्ड हेयर वाला बंदा बोलता है कि शायद हाँ। और इसी तरीके से वहां पर खड़े सारे लोग गॉसिप करना चालू कर देते हैं और बोलते हैं, वो लेजी नोबल जो हर वक्त सोया करता था वो अभी ट्रेनिंग हॉल के अंदर अपेयर हुआ है। और हमें दिखाया जाता है हमारे MC को, जो ट्रेनिंग हॉल के अंदर बड़ी धांसू सी एंट्री ले रहा होता है। लेकिन हमारा MC उन लोगों को और उन लोगों की गॉसिप्स को इग्नोर करते हुए अपने वेपन स्टॉक के पास चला जाता है, अपने वेपन को चूज करने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए। हमारा MC अपने वेपन स्टॉक के पास आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर हमारा बटलर हमारे MC से बोलता है, यंग मास्टर, भले ये वुडन स्वॉर्ड हो लेकिन इनके साइज, शेप और लेंथ के ऊपर इनके सारे के सारे फीचर्स डिपेंड करते हैं। मैं कोई स्वॉर्डमैनशिप का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन अगर जो आप मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं आपके लिए किसी ऐसे को ढूंढ के लाऊंगा जिसको स्वॉर्डमैनशिप के अंदर अच्छी खासी नॉलेज हो। जिसपे हमारा MC अपने बटलर को मना कर देता है। ये बोलने के बाद हमारा MC उन वेपन स्टॉक को देखने लगता है, जहाँ पर उसे अपनी शॉट को चूज करना है। हमारा MC वहाँ पर एक ग्रेटर शॉट को देखता है, जिसे चूज करते हुए बोलता है कि मैं इस शॉट को चूज करता हूँ अपनी ट्रेनिंग करने के लिए। हमारा MC को एक ग्रेटर शॉट को चूज करता देख वहाँ पर खड़े लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली वो सीनियर नाइट, वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो बोलता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ, मुझे कोई लोग पिंच करो। लेकिन उधर हमें हमारे MC को दिखाया जाता है, जिसे उस शॉट को लिफ्ट करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। सब लोगों की नज़र हमारे MC के ऊपर थी कि सडनली हमें दिखाया जाता है हमारे बटलर के एक्सप्रेशन में थोड़ा चेंज होता है, और हमें दिखाया जाता है हमारे MC को, जिसने मुश्किल से ही सही लेकिन अपनी शॉट को लिफ्ट कर लिया होता है। और यहीं से हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा MC मुश्किल से अपनी शॉट को स्विंग कर पा रहा होता है, और वहीं पर खड़े दो लोग हमारे MC को अपनी ट्रेनिंग करते हुए देख रहे होते हैं। वो लोग हमारे MC को देखते हुए बोलते हैं कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ये बहुत ही ज्यादा हॉरिबल है। ब्लॉन्ड हेयर वाला बंदा बोलता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा लेजी है, ये हर वक्त सोता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सही से परफॉर्म तक नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसको अपना पहला ट्राई करता देखना ये वर्थ इट तो है। जिसपे वो ब्लैक हेयर वाला बंदा बोलता है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आखिरकार इन्हें कौन सी ये हवा लग गई जो इन्हें ट्रेनिंग हॉल तक खींच लाई। जिसपे वो ब्लॉन्ड हेयर वाला बंदा बोलता है, मे बी शायद योंगजू की वजह से। जिसपे वो बोलता है, क्या। ब्लॉन्ड हेयर वाला बंदा बोलता है कि मेरे पड़ोसियों ने मुझे बताया था कि पिछले महीने यंग मास्टर को योंगजू ने बहुत ही बुरी तरीके से ह्यूमिलेट किया था, और यंग मास्टर वहां पर बैठे रहने के अलावा ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। जिसपे वो ब्लैक हेयर वाला बंदा बोलता है कि वेल, ये सेंस बनाता है, क्योंकि इस तरीके की बॉडी और इस तरीके की फिजिक्स लेकर वो वहां पर कुछ ज्यादा कर भी नहीं पाते। जिसपे वो ब्लॉन्ड हेयर वाला बंदा वहां से जाते हुए बोलता है कि चलो हम लोग अपने वर्क पर चलते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि प्रिंस यहाँ पर कितने दिनों तक टिक पाएंगे। जिसपे वो ब्लैक हेयर वाला बंदा बोलता है कि किसे पता, शायद 3 दिन। और इसी तरीके से वो सभी वहां पर एरन का मजाक उड़ाते हुए वहां से जाने लगते हैं, और इन लोगों की सारी ये बकवास बटलर वहीं पर खड़ा होकर सुन रहा होता है। बटलर अपने मन के अंदर बोलता है कि बेवकूफो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। बटलर एरन से बोलता है कि सर, स्वॉर्डमैनशिप की आर्ट बहुत ही ज्यादा एफर्ट से मिलती है, ये कुछ ऐसा है जिसे आप किसी हार्डेस्ट शिप के इंड्योर नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सर आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं किसी टैलेंटेड इंस्ट्रक्टर को ढूंढ कर लाऊंगा आपके लिए, जो आपको सिखा सके, इसलिए प्लीज आप अपनी ट्रेनिंग को कल से चालू करिएगा। लेकिन एरन ने बटलर को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया होता है। एरन अपने मन के अंदर बोलता है कि जब भी मैं स्वॉर्ड को उठाता हूँ तब केवल मेरे हाथ नहीं दर्द करते, मेरी बॉडी का हर मसल बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से खिंचता है, लेकिन पता नहीं इसके पीछे का क्या रीजन है जो मैं इसे करने के बाद इतना ज्यादा इजी फील कर रहा हूँ। ये बोलते हुए एरन अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर रहा होता है कि तभी उसके पैर पर ठोकर लगती है और एरन वहां पर नीचे गिर जाता है। लेकिन एरन फिर से उठते हुए अपने मन के अंदर बोलता है, जितनी बार मैं अपने सपनों की उन मूव्स को रिपीट करता हूँ उतना ही मेरे दिल से वो हैवी फीलिंग्स बाहर निकलती जाती है। जितनी बार मैं अपनी स्वॉर्ड को घुमाता हूँ उतना ही मेरे दिल से वो गंदी फीलिंग और उतना ही मेरे दिमाग से वो मडी थॉट बाहर निकलते जाते हैं। ये बोलते हुए एरन अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर रहा होता है।
एरन बोलता है कि ये कुछ ऐसा है जिसे मैं चाह के भी नहीं रोक सकता। ये बोलने के साथ ही एरन अपनी स्वॉर्ड को पीछे लेके जाता है और अपनी पूरी दम लगाकर एक स्लैश लगाता है कि तभी एरन को उसके बटलर की आवाज़ आती है कि सर, और हमें दिखाया जाता है कि बटलर ने एरन को रोका रखा होता है। मतलब कि एरन अब तक की होश में अपनी ट्रेनिंग नहीं कर रहा था, वो अब तक की अपने होश ही में नहीं था। बटलर एरन से बोलता है कि सर अब तो रुक जाइए, अब तो अंधेरा होने वाला है। एरन अपने आसपास देखता है, जिसके बाद वो अपनी डल सी आवाज़ में बोलता है क्या अंधेरा हो गया। जिसके बाद ही एरन बेहोश होने लगता है कि तभी बटलर एरन को संभालते हुए बोलता है कि सर होश में आइए। जिसके जवाब में एरन फिर से अपनी डल सी आवाज में बोलता है कि मेरी बॉडी में जरा सी भी स्ट्रेंथ नहीं है। बटलर एरन से बोलता है कि ऐसा तो होगा ही, आपने अपने आप को आज बहुत ही ज्यादा पुश कर दिया। एरन धीमे से आंखें खोलते हुए अपने मन के अंदर बोलता है सूरज ढल गया, लेकिन आखिरकार कब से समय इतनी जल्दी पास होने लगा। एरन बटलर से बोलता है कि तुम तब से यहाँ पर खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे थे, तुम्हें चले जाना चाहिए था। बटलर एरन से बोलता है कि आखिरकार मैं आपको इस तरीके से कैसे छोड़कर चला जाता, और मैं खड़े होकर यहाँ पर आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन आपने मुझको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। बटलर एरन से बोलता है कि चलिए आप रेस्ट करिए चलकर, आज आपने अपने आप को कुछ ज्यादा ही पुश कर दिया। एरन बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, अगली बार मैं इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और यहीं से सीन चेंज होकर पैलेस में एरन के रूम के ऊपर आता है, जहाँ पर एरन बेड पे पड़ा होकर आ रहा था। एरन बोलता है कि मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा दर्द कर रही है, मैं मर रहा हूँ। आखिरकार ये किस तरीके का सपना था, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करने वाला। एरन अपनी बॉडी को पकड़ते हुए बोलता है कि अगर जो मेरी बॉडी इसी तरीके से दर्द करती रही तो मैं सो भी नहीं पाऊंगा। यहीं से 5 मिनट बाद हमें दिखाया जाता है कि एरन खर्रे मार कर सो रहा होता है। बाय द वे इसका नाम आयरिन है, लेकिन मैं इसे एरन ही बुलाऊंगा। कुछ दिन इसी तरीके से बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है एरन को जो भुक्कड़ों की तरह वहाँ पर खाना खा रहा था, और वहीं पर पास पे खड़ा बटलर ये सारी चीजें देख रहा था। बटलर अपने मन के अंदर बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस चीज से यूज्ड टू नहीं हो पा रहा हूँ। बटलर एरन से बोलता है कि सर क्या आप फिर से आज ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं। इसके जवाब में एरन हाँ बोलता है। एरन अपने मन के अंदर बोलता है कि उस दिन से हमेशा से वो सपना मेरे सोने के बाद मेरी नींदों में आता है, और इस सपने के बाद मेरी बॉडी के अंदर जो दर्द होता है उससे बचने के लिए मुझे अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर जो ये इसी तरीके से चलता रहा तो मैं अपने दिमाग को खो दूंगा, पर मेरे हिसाब से ये अच्छा ही है, इसलिए मुझे अपनी ट्रेनिंग करने के लिए जितना खाना खा पाओ उतना खाना खाना होगा। ये बोलने के बाद एरन बटलर से और भी ज्यादा खाना मंगवा लेता है, और यहीं से सीन चेंज होकर उन्हीं 3 नाइट पर आता है, जिसमें से एक नाइट बोलता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ देखने के लिए कि आखिरकार कौन जीता। पे दूसरा नाइट बोलता है कि तुम्हें ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा के रखना चाहिए क्योंकि मैं ही जीतने वाला हूँ। जिस पे दूसरा नाइट बोलता है कि हे न्यूबी तुम बताओ आखिरकार कौन जीतेगा। जिस पे वो न्यूबी नाइट बोलता है कि मैं क्या बताऊं, आखिरकार तुम लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तभी पीछे से आवाज आती है कि सॉरी मुझे माफ करना बीच में बोलने के लिए, लेकिन क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ट्रेनिंग ग्राउंड का रास्ता किधर से है। दिखाया जाता है कि ये चीज एक बुढ़े इंसान ने बोली होती है जिसके हाथ में एक स्टिक थी। जिस पे वो दाढ़ी वाला नाइट बोलता है कि ट्रेनिंग ग्राउंड आखिरकार तुम वहाँ पर क्या करने जाना चाहते हो। जिस पे वो बुढ़ा नाइट बोलता है कि मैं एक सिंपल सा ट्रैवलर हूँ, लेकिन मैं अपनी पास्ट में एक नाइट था, इसलिए मैं वहाँ पर उस ट्रेनिंग ग्राउंड में देखने के लिए जाना चाहता हूँ कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। कोर्स मेरे पास लाइसेंस भी है, अगर जो तुम देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। बूढ़े आदमी के ये बोलने के बाद वो तीनों नाइट एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जिसके बाद वो सीनियर नाइट बोलता है हम लोगों ने अपनी शिफ्ट को खत्म कर लिया है और हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड ही की तरफ जा रहे हैं, आप हमारे साथ आ सकते हैं। जिस पे वो बूढ़ा आदमी बोलता है बहुत बहुत शुक्रिया, अब से मैं आपकी केयर में हूँ। बोलने के बाद वो सारे के सारे लोग ग्राउंड की तरफ आने लगते हैं, लेकिन ट्रेनिंग ग्राउंड में एंटर करने के बाद वो सीनियर नाइट जो अपने सामने का नजारा देखता है वो देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो दाढ़ी वाला नाइट चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिरकार प्रिंस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि एरन अपनी स्वॉर्ड को लेकर वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। वहीं पर खड़ा ब्लॉन्ड हेयर वाला नाइट बोलता है कि वो तो सच में प्रिंस है, ये चौथा दिन है ना, मैं जीत गया। जिन लोगों को कंफ्यूजन हो उन लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर इन दोनों ने बेट लगाई थी कि एरन यहाँ पर कितने दिनों तक ट्रेनिंग करने के लिए आएगा, और यहाँ पर ये बेट ये मडी हेयर वाला नाइट जीत गया है, इसलिए वो दाढ़ी वाला नाइट उस मडी हेयर वाले नाइट को उसकी जीती हुई रकम दे देता है। वो दाढ़ी वाला नाइट बोलता है कि आखिरकार ये यहाँ पर 4 दिनों तक टिक कैसे गए। जिस पे वो मडी हेयर वाला नाइट बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि योंगजू ने प्रिंस को बहुत ही बुरी तरीके से ह्यूमिलेट किया था, इसलिए ये सब नहीं ज्यादा तो फिर 1 हफ्ते तक तो चलेगा। और इन्हीं सबके बीच वो बूढ़ा आदमी हमारे एरन को बड़ी गौर से देख रहा होता है। वो बूढ़ा नाइट बोलता है कि सरप्राइजिंगली ये उतना भी बुरा नहीं है, इसे देखकर मुझे फील होता है कि मैंने अपने टाइम को किसी ऐरी गैरी चीज पर वेस्ट नहीं किया, लेकिन इसकी स्वॉर्डमैनशिप ये बहुत ज्यादा लूज है, और तो और ये इतना वीक है कि अपने स्वॉर्ड को बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उठा पा रहा है। इसकी ब्रीथिंग कुछ ऐसी है कि ये अपनी पूरी की पूरी एनर्जी इसी में लगा रहा है, और ये सब करना तुमने योंगजू की वजह से स्टार्ट किया है, लेकिन इतनी छोटी सी वजह को लेकर एक स्वॉर्ड से खेलना ये अच्छी बात नहीं है। ये योंगजू नाम बहुत ही बार सीरीज में आ चुका है, इसलिए मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि आखिरकार ये योंगजू है कौन। हालांकि अब तक के चैप्टर के अंदर इसके नाम के अलावा और कुछ
बताया नहीं गया कि आखिरकार ये है कौन, लेकिन मैं तुमको इतना तो स्पॉइलर दे ही सकता हूँ जिसपे तुम्हारा मजा भी ना किरकिरा हो और तुम्हें सब समझ में भी आ जाए। यंगजू इनके नेबर किंगडम का एक यंग मास्टर है। और रही बात ह्यूमिलेशन की, तो पिछली यूनियन मीटिंग के अंदर यंगजू ने एरन को पॉइंट कर बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से ह्यूमिलेट किया था। ये सारी चीजें बुढ़ा वहाँ पर खड़े होकर अपने मन के अंदर बोल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ की हवाएं अचानक से तेज हो जाती हैं, जिसे बुढ़ो के साथ में खड़े सारे के सारे नाइट महसूस कर पाते हैं। वो लोग कहते हैं कि आखिरकार इस हवा के साथ अब क्या हुआ। बोलते साथ ही उन लोगों के ऊपर एक परछाई सी पड़ती है जो देखकर उन नाइट्स की नजर अपने सर के ऊपर जाती है और अपने सामने का नजारा देखकर वो लोग पसीने में तर हो जाते हैं। वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये सारी चीजें एरन भी वहाँ पर महसूस करता है। एरन अपने ऊपर देखता है तो वहाँ पर पाता है कि कोई अजीब तरीके का क्रिएचर हवा के अंदर उड़ रहा है। वो गार्ड उस क्रिएचर को देखकर चीखते हुए बोलते हैं ये तो ग्रिफेन है। और उसी ग्रिफेन के ऊपर कैरल को देखकर वो लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर वो लोग गार्ड ग्रिफेन के बारे में बताते हैं जिसके बारे में मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ग्रिफेन एक ऐसा क्रिएचर है जिसका आधा शरीर ईगल का और आधा शरीर लायन का होता है। तुम लोग ये जान लो केवल कि ग्रिफेन केवल कहानियों में एग्जिस्ट करती है, इसका रियलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। और इस तरफ वो सारे के सारे गार्ड ग्रिफेन को रियलिटी में देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन लोगों के मुंह से केवल चीखें ही निकल रही थी। कायरल अपने पेट के साथ वहाँ पर नीचे उतर जाती है। इसकी वजह से वहाँ पर एक विंड का गस्ट पैदा होता है। बाय द वे मैं तुम लोगों को बता दूं कि केरली ने इस पेट को बनाया है और इसको अपनी पावर्स के साथ ही मूव कर रही है। वहाँ पर खड़े उन गार्ड्स को पॉइंट करते हुए अपनी तरफ बुलाती है, जिनकी आवाज़ी को सुनकर वहाँ पर खड़े सारे के सारे गार्ड्स की फटके हाथ में आ जाती है। कैरल उन सारे गार्ड्स को पॉइंट करने के बाद आखिर में उन बुढ़ाओं के ऊपर आती है और पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो। कैरल की बात सुनकर बूढ़े मास्टर अपना इंट्रोडक्शन देने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पर कैरल उन्हें बीच ही में रोक देती है। कैरल बोलती है कि तुम तीनों लोग तो वही गार्ड हो जो अपनी ड्यूटी के दौरान वहाँ पर गॉसिप्स कर रहे थे। आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। कैरल की ये बात सुनकर वो सारे के सारे गार्ड्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो कपकपाती आवाज में बोलते हैं हम लोगों ने अपनी शिफ्ट को पूरी कर लिया जिसके बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं। जिनमें से एक गार्ड बोलता है कि दोपहर के बाद अपनी शिफ्ट को स्विच करना कोई गलत बात नहीं है। लोगों ने यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे यहाँ पर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो। कैरल उस गार्ड को बोलता देख बोलती है कि क्या तुम मुझे जवाब दे रहे हो, जिसपे वो गार्ड और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से कैरल उस गार्ड को अपनी बातों के अंदर फंसाने ही लगती है कि तभी वहाँ पर आयरन आ जाता है। आयरन कैरल को बुलाता है जिससे कैरल की नजर आयरन के ऊपर आ जाती है। आयरन कैरल से पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड में क्या कर रही है, जिसपे आयरन अपनी नजरें चुरा लेती है। फिर आयरन की तरफ देखते हुए कुछ बोलने जाती है, फिर अपनी नजरें चुरा लेती है। कैरल बोलती है इसे बंद करो, जिसपे आयरन मुंह बनाते हुए बोलता है क्या। कैरल बोलती है कि तुम आखिरकार कर क्या रहे हो, तुम यहाँ पर अपनी ये बेवकूफी भरी चीजें को करना बंद करो। कैरल की बात सुनकर एरन थोड़ी देर रुककर उसको देखता है, जिसके बाद वो मुड़कर जाकर अपनी स्वॉर्ड को वापस से पकड़कर अपनी ट्रेनिंग करना चालू कर देता है। देखते हुए कैरल की एरन ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया है। कैरल गुस्से में आ जाती है। कैरल बोलती है तुम्हें क्या लगता है तलवारबाजी इतनी ज्यादा आसान है? तुम अब तक की अपनी इस तक केवल सोते हुए आ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इस लकड़ी की स्वॉर्ड को थोड़ा इधर उधर हिलाने के बाद कुछ बदल पाओगे? जरा अपनी स्वॉर्डमैनशिप की तरफ देखो, तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप इतनी ज्यादा बेकार है कि ये गार्ड भी तुमसे लाख गुना ज्यादा बेहतर होगा। इसी तरीके से कैरल एरन को सुनाने लगती है कि तभी पीछे से कैरल का नाम लेते हुए कोई कैरल को बुलाता है। वह पर्सन कोई और नहीं कैरल की मदर होती है। कैरल की मदर अपने फेस के ऊपर एक ठंडी सी मुस्कान देते हुए बोलती हैं कि कैरल अपने भाई को परेशान करना बंद करो और मेरे साथ वापस चलो। जिसपे कैरल कुछ बोलने लगती है कि तभी कैरल की मदर बोलती हैं कि अभी वापस चलो। जिनकी बात सुनकर कैरल भी कुछ नहीं बोल पाती है और अपने सर को झुकाकर अपनी मदर के साथ वहाँ से जाने लगती है। कैरल की मदर एरन को बोलती है कि एरन अपने आप को ज्यादा पुश मत करना, जिसपे एरन बोलता है ठीक है। ये बोलकर कैरल की मदर कैरल को लेकर वहाँ से चली जाती है और पीछे उन गार्ड्स के पास रह जाता है केवल कैरल का ग्रिफेन, जो कि चीख कर उन सारे के सारे गार्ड्स को डरा देता है। वो बूढ़ा मास्टर कैरल को देखकर स्माइल करते हुए अपने मन के अंदर बोलते हैं अच्छा तो ये है कैरल पेरेरिया, जिसकी रूमर्स आसपास हर जगह फैली हुई हैं। ऐसा लगा कोई तूफान आकर तुरंत ही गुजर गया। ये बोलते साथ ही उन बुढ़ाओं की नजर एरन के ऊपर जाती है। वो बुढ़ाओ अपने मन के अंदर बोलते हैं, मास्टर अपने मन के अंदर बोलते हैं कि यहाँ पर इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन होने के बाद भी इस लड़के का अपनी ट्रेनिंग के ऊपर फोकस जरा सा भी इधर उधर नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मुझे इस लड़के को थोड़े दिन ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और यहीं से सीन चेंज होकर नाइट को कासल के ऊपर आता है, जहाँ पर कोई दबे पाँव एरन के रूम की तरफ जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर अचानक से बटलर आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर वो पर्सन घबरा जाता है। वो पर्सन कोई और नहीं कैरल होती है। बटलर सीधे पॉइंट पर आते हुए बोलता है कि यंग मास्टर अभी सो रहे हैं, इसलिए आपको जो भी काम है कल सुबह आप उनसे मिलकर उन्हें बताइएगा। जिसपे कैरल मुंह बनाते हुए बोलती है कि मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन बटलर कैरल की बातों को नहीं सुनता। बटलर बोलता है किसी भी तरीके का काम हो आप सुबह मिलकर उन्हें बताइएगा। बटलर की बात सुनकर कैरल गुस्से में अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलती है तुम मुझे यहाँ पर रोकना चाहते हो? कैरल के इतने ज्यादा खतरनाक ऑरा को रिलीज होता देख बटलर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उस ऑरा के अंदर बटलर सांस भी नहीं ले पा रहा था कि तभी वहाँ पर कैरल अपने ऑरा को रिलीज करना बंद कर देती है। कैरल बटलर को धमकी देते हुए बोलती है कि जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है, अगर जो इसकी थोड़ी सी भी बात बाहर लीक हुई तो तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है।
ये धमकी देने के बाद कैरल एरन के रूम की तरफ चली जाती है और बटलर केवल कैरल को एरन के रूम की तरफ जाते हुए देखता रह जाता है। और यहीं से सीन चेंज होकर सुबह एरन के रूम के अंदर आता है, जहाँ पर कोई बहुत ही ज्यादा प्यारी सी फ्लूट बजा रहा होता है, जिसको सुनते हुए एरन की आंखें वहाँ पर खुल जाती हैं। उस म्यूजिक को सुनते हुए एरन जब उठता है तब उसकी नजर एक टॉय के ऊपर पड़ती है, जहाँ से उस म्यूजिक की आवाज आ रही थी। एरन की नजर ठीक उस खिलौने के नीचे पैरों के पास पड़े हुए लेटर के ऊपर पड़ती है। एरन उस लेटर को खोलते हुए बोलता है, आखिरकार ये क्या है। एरन जब उस लेटर को खोलकर पढ़ना चालू करता है तो वो पाता है कि ये लेटर कैरल की तरफ से है। कैरल उस लेटर के अंदर लिखती है कि मुझे माफ कर देना, सुबह मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, मैं केवल परेशान हो गई थी ये जानकर कि तुम बिना कुछ खाए पिए अपने आप को इतना ज्यादा पुश कर रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक डॉल को छोड़कर जा रही हूँ जो कि तुम्हारे रेस्ट के अंदर तुम्हारी हेल्प करेगी। और हाँ, इसके बारे में तुम माँ को मत बताना क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया था कि मैं तुम्हारे रूम के अंदर ना जाऊँ। उस लेटर को पढ़ने के बाद एरन कैरल को याद करने लगता है कि तभी उस लेटर के पीछे एरन की नजर जाती है, जहाँ पर कुछ लिखा हुआ होता है। एरन जब उसे पढ़ता है तो वो पाता है कि वो उसकी सेकंड मदर की तरफ से है। उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, एरन कैरल अगर जो तुम्हें ज्यादा परेशान करे तो तुम मुझे बताना, तब तक के लिए ऐसे प्रिटेंड करो कि मैं इसके बारे में जानती तक नहीं हूँ। स्टार्टिंग में जब मैंने इसे पढ़ा था तब मुझे भी लगा था कि यहाँ पर भी वो टिपिकल स्टेप मदर वाला सिस्टम होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो राइटर भी गेम खेल गया। अपनी मदर की तरफ से इस लेटर को पढ़ने के बाद एरन अपने मन के अंदर बोलता है कि मेरी माँ और कैरल मेरी कितनी ज्यादा चिंता करते हैं और मैं बेवकूफों की तरह 10 सालों तक अपने रूम के अंदर इसी तरीके से पड़ा रहा। एरन इसी तरीके से अपने मन के अंदर बोल ही रहा होता है कि तभी सामने से बटलर की आवाज आती है। बटलर बोलता है कि यंग मास्टर आपका मील रेडी है। ये सुनने के बाद एरन कुछ सोचता है, जिसके बाद उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और यहीं से सीन चेंज होकर बटलर पर आता है, जो जोरों से चलते हुए कहीं को जा रहा होता है। बटलर अपने मन के अंदर बोलता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। और यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि एरन ने बोला है कि वो अपना खाना अपनी फैमिली के साथ खाएगा। बटलर स्माइल करते हुए अपने मन के अंदर बोलता है, यंग मास्टर बदल चुके हैं। और यहीं से सीन चेंज होकर डाइनिंग टेबल पर आता है, जहां पर कैरल बार बार एरन की प्लेट के अंदर बार बार मीट के पीसेस को सर्व कर रही थी। ये सब देखने के बाद एरन थोड़ा शांत होकर कुछ सोचने लगता है, जिसके बाद एरन अपनी फैमिली से, अपनी मदर, फादर और कैरल से बोलता है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा से ये कहना चाहता था कि मेरे जैसे किसी ऐसे जो हमेशा से अपने रूम के अंदर पड़ा रहता है, इसका आप लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से ख्याल रखा, मुझे माफ कर दीजिएगा और मेरी इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से केयर करने के लिए आप लोगों का बहुत ही बहुत थैंक यू। जिस पे कैरन के फादर बोलते हैं कि तुम्हें ये चीज कहने की जरूरत नहीं है, तुम अपना खाना खाओ। जिसके थोड़ी देर बाद एरन के फादर एरन से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम स्वॉर्डमैनशिप सीख रहे हो, देर सही लेकिन ये अच्छा है कि तुम अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसी चीज को प्रेफर करूंगा कि तुम अपने आप को ज्यादा पुश ना करो। जिस पे एरन बोलता है कि फादर आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप को पुश नहीं कर रहा। जिस पे एरन के फादर बोलते हैं तभी भी ये अच्छा होगा कि तुम चीजों को आराम से करो। एरन बोलता है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। एरन अपने मन के अंदर बोलता है कि कंपेयर किया जाए उस ट्रेनिंग को जो मैं अपने सपनों के अंदर करता था, उसके मुकाबले ये ट्रेनिंग तो कुछ भी नहीं है। और यहीं से सीन चेंज होकर कुछ समय बाद ट्रेनिंग ग्राउंड पर आता है, जहाँ पर हमें उसी ब्लॉन्ड हेयर वाले बंदे को दिखाया जाता है। वो बंदा बोलता है, क्या तुम्हें पता है कितने दिन बीत गए। जिसके जवाब में उसके साथ में खड़ा ब्लैक हेयर वाला बंदा बोलता है कि पूरे 15 दिन हो चुके हैं। ये सोचना कि यंग मास्टर बिना एक भी दिन मिस किए हुए लगातार 15 दिनों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या सच में यंग मास्टर अपने होश में आ चुके हैं। जिस पे वो ब्लॉन्ड हेयर वाला बंदा बोलता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जिस पे वो ब्लैक हेयर वाला बंदा बोलता है, देखने से तो यही लग रहा है। वहीं पर हमें एरन को दिखाया जाता है, जो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन को लिए लगातार अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो ब्लॉन्ड हेयर वाला बंदा बोलता है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आखिरकार ये बुढ़ा आदमी यहाँ पर कर क्या रहा है। मैं कुछ दिनों से लगातार इस बूढ़े आदमी को ट्रेनिंग ग्राउंड में देख रहा हूँ। जिस पे वो दूसरा बंदा बोलता है कि वो बूढ़ा आदमी कह रहा है कि वो यहाँ पर केवल देखने के लिए आया है, जिसके लिए उसने परमिशन भी ले ली है। जिस पे वो ब्लॉन्ड हेयर वाला बंदा बोलता है, देखने के लिए, आखिरकार यहाँ पर क्या रखा है देखने के लिए। और वहीं पर हमें उस बूढ़े मास्टर को दिखाया जाता है, जो लगातार एरन को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा होता है। बूढ़ा मास्टर अपने मन के अंदर बोलता है कि मैं फेरेरिया के यंग मास्टर को लगातार 10 दिनों से ट्रेनिंग करते हुए देख रहा हूँ। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि केवल इसने अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से ट्रेनिंग करना चालू किया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पूरी तरीके से गलत था। डेड बेड नॉबल, इस लड़के ने अपनी लाइफ को इतनी ज्यादा लेजी तरीके से जिया है कि एक पॉइंट पर आकर इसे ये निकनेम मिल गया। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पर्सन जिसने अपनी पूरी लाइफ में एक्सरसाइज तक ना की हो, वो अपनी ट्रेनिंग को जरा सा भी नापसंद करे हुए लगातार अपनी ट्रेनिंग को किए जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस लड़के ने दिन पे दिन एक ब्लैकस्मिथ के माइंडसेट के साथ जीना चालू कर दिया है। ब्लैकस्मिथ जो लगातार स्टील के ऊपर अपने हैमर को चलाया जा रहा है। इवन कि मैं अपनी लाइफ में पीछे भी चला जाऊं, ये नामुमकिन है कि मैं इस तरीके की विल के साथ किसी पर्सन को ढूंढ पाऊं। रुको, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार एक हीरो कितना ही ज्यादा ग्रेट हो, ये चीज उसे उसके बुढ़ापे में जाकर मिलती है, जिसे कहते हैं स्टील विल, हार ना मानने की क्षमता। और ये क्षमता इस वक्त मैं अपने सामने एक 15 साल के बच्चे के अंदर देख रहा हूँ। अगर जो ये लड़का लगातार इसी तरीके से स्वॉर्डमैनशिप की राह पर चलता रहा, इसके पोटेंशियल के साथ इसे कोई अच्छा मेंटोर मिल गया, तो आखिरकार ये लड़का कितनी दूर तक जाएगा।